Okay, students, now we shall start features of democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हम एक simple definition से शुरू करेंगे कि democracy गवर्नमेंट का वो रूप है जिसमें कि जनता के द्वारा रूलर को इलेक्ट किया जाता है. This raises many questions. इसकी वजह से बहुत सारे questions arise होते हैं. Like, who are the rulers in this definition? Rulers कौन है इस definition में? Which officials must be elected for any government? कौन से ऑफिसर्स को इलेक्ट किया जाना चाहिए किसी भी सरकार में, टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिससे कि आप उसको क्या कह सके, डेमोक्रेसी कह सके. विच डिसीजंस में बी टेकन. Who are the rulers in this definition? Which officials must be elected by any government? कौन से ऑफिसर्स को किसी भी सरकार में इलेक्ट किया जाना चाहिए जिससे कि आप उसको डेमोक्रेसी कह सकें. Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? कौन से डिसीजंस लिए जाने चाहिए नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा डेमोक्रेसी में. What kind of election constitutes a democratic election? किस प्रकार के इलेक्शन होने चाहिए जिससे कि आप उसको कह सकें कि वो इलेक्शन कैसे हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है. What conditions must be fulfilled for an election? कौन सी स्थितियों को पूरा किया जाना चाहिए इलेक्शन के लिए टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, जिसे आप क्या कह सकें, डेमोक्रेटिक कह सकें. हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स? कौन से वो लोग हैं जो कि रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, या फिर रूलर्स की तरह इलेक्ट किए जा सकते हैं. शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? तो क्या इसमें आप प्रत्येक जो नागरिक है उसको आप बराबरी का अधिकार में मान सकते हैं. कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट? क्या एक डेमोक्रेसी नागरिकों को इस तरह के अधिकार देने से मना करती है. फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? तो फाइनली हम क्या समझेंगे, ये कौन सा प्रकार है डेमोक्रेसी का. कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर? क्या चुने हुए रूलर्स वही कर सकते हैं वॉट एवर दे वॉन्ट, जो वो करना चाहते हैं ना डेमोक्रेसी में रहते हुए. और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? या फिर क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को कुछ लिमिटेशंस में रहना चाहिए. इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी? क्या ये आवश्यक होता है डेमोक्रेसी के लिए टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, कि नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करें. लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. आइए इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं कुछ एग्जांपल्स के आधार पर. नाउ वी शैल स्टार्ट फ्रॉम मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. कुछ मेजर डिसीजंस तो कि चुने हुए नेताओं ने लिए. इन पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप. इन्होंने एक मिलिट्री दल के द्वारा शासन किया. इन अक्टूबर 1999 में ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. इन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और अपने आप को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया. लेटर ही चेंज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. बाद में इन्होंने अपना जो डेजिग्नेशन है, जो पद है, वो प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर दिया. कब? एंड इन 2002 और 2002 में इन्होंने एक रेफरेंडम बुलाई देश में. रेफरेंडम इन्होंने लोगों का एक मत संग्रह किया, जनमत संग्रह इन द कंट्री, देश में. डेट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, जिसने उन्हें परमिशन दे दी कि वो 5 साल और अब बढ़ा ले अपना शासन. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड. और पाकिस्तानी मीडिया, मानव अधिकार जो संगठन था, और साथ के साथ डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट और डेमोक्रेसी से रिगार्डिंग जो काम करने वाले थे, सेड दैट, उनका मानना था डेट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, कि जो जनमत संग्रह है वो किस चीज़ पर आधारित था, मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, धोखाधड़ी और गलत तरीका अपनाकर. इन अगस्त 2002 में ही इश्यूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, एक आदेश जारी किया लीगल फ्रेमवर्क के नाम से, डेट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें संविधान में संशोधन हुआ पाकिस्तान के. अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, और इस ऑर्डर के आधार पर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, जिसमें कि प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता था नेशनल, राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाओं को. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. और इस तरह से सिविलियन कैबिनेट का जो कार्य था उसका सुपरविजन, निरीक्षण कौन करता था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स. और कहीं ना कहीं उस पर पूरा शासन किनका था, मिलिट्री ऑफिसर्स का था. आफ्टर पासिंग दिस लॉ, After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. Elections हुए राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाओं में. So Pakistan has had elections
इसलिए पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, इलेक्टेड चुने हुए प्रतिनिधियों के पास कुछ पावर्स आई, बट द फाइनल पावर्स रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स, लेकिन जो अंतिम जो पावर थी वो किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी। एंड जनरल परवेज या जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, जो कि खुद कौन थे, फाइनल जो पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी, जो कि खुद जनरल परवेज मुशर्रफ थे। क्लियरली देयर आर मैनी रीजंस विद पाकिस्तान वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। इसलिए बहुत सारे ऐसे कारण आप ले सकते हैं पाकिस्तान में जहाँ पर जनरल मुशर्रफ अपनी सरकार को डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। आइए इनमें से एक का उदाहरण हम लेते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, कि जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, वो जनता के द्वारा पाकिस्तान में चुने जाते हैं। नाउ क्वाइट पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। हो सकता है कि पीपल अपने प्रतिनिधियों को, जनता अपने प्रतिनिधियों को तो चुनती है नेशनल और प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में, आर नॉट रियली द रूलर्स, वो वास्तव में शासक नहीं होते। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, वो फाइनल डिसीजंस नहीं ले सकते। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस रेस्ट विद आर्मी ऑफिशियल्स, जो पावर होती है फाइनल डिसीजन लेने की वो किन के हाथों में रह जाती है, आर्मी ऑफिसर्स के हाथ में, एंड विद जनरल मुशर्रफ, और किन के हाथ में, आप इनडायरेक्टली कह सकते हो जनरल मुशर्रफ के हाथ में। एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और उनमें से कोई भी जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप्स इन मोनार्कीज, और ऐसा बहुत सारी डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में देखने को आपको मिलेगा। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, वहाँ पर फॉर्मल बेसिस पर, औपचारिक तौर पर इलेक्टेड पार्लियामेंट चुनी तो जाती है, पार्लियामेंट चुनी जाती है औपचारिक फॉर्मल बेसिस पे, एंड गवर्नमेंट और सरकार भी, बट द रियल पावर इज विद दोज, लेकिन जो सही पावर होती है वो किन के हाथों में होती है, हु आर नॉट इलेक्टेड, जो चुने नहीं जाते। इन द प्रीवियस चैप्टर में आपने रोल ऑफ द यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड में यूएसएसआर का रोल आपने पढ़ा था, एंड दैट ऑफ द यूएस का इन कंटेम्प्रेरी इराक, समकालीन इराक में। हेयर द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स, यहाँ पर जो असली पावर थी वो किन के हाथों में थी, कुछ बाहरी पावर्स के हाथ में, कुछ बाहरी लोगों के हाथ में, बाहरी दल के हाथ में, एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और रियल पावर वहाँ के स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके हाथों में नहीं थी। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, और आप इस चीज़ को पीपल्स रूल नहीं कह सकते कि आप जनता के द्वारा प्रतिनिधि तो चुन लिए गए, लेकिन जो रियल पावर है वो प्रतिनिधियों के हाथ में ना होकर दूसरे लोगों के हाथ में होती है। देन दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज नॉट नोन एज डेमोक्रेसी। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, ये हमें पहला उदाहरण पता चल जाता है, पहला हमें विषय वो पता चल जाती है डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी वास्तव में है क्या विशेषता। इन अ डेमोक्रेसी में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर, फर्स्ट विशेषता, हमें इन सारे एग्जाम्पल से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होनी चाहिए वो किन के हाथों में होनी चाहिए, उन लोगों के, उन प्रतिनिधियों के हाथों में होनी चाहिए जिनको कि जनता क्या करती है, इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये इतने बड़े एग्जाम्पल्स है पाकिस्तान के, आपने एक कंक्लूजन क्या निकाला कि आप ऐसी सरकार को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते जिसे जनता चुनती है, क्योंकि हो सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव जनता चुनती हो, लेकिन जो फाइनल पावर है वो किन के हाथों में रह जाती है, वो फाइनल पावर बाहरी दल के हाथों में होती है। इस वजह से आप कंक्लूजन में ये कह सकते हैं, इस स्थिति को देखते हुए आप क्या बोलेंगे कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किन के हाथों में रहनी चाहिए, विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, वो लोग जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। अब आप इस कंक्लूजन को याद रखिए, जो डेफिनेशन आपने पाकिस्तान के सिचुएशन को सुनने के बाद आपने निकाली। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल वी आर टेकिंग फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। यहाँ अब हम चाइना के बारे में डिस्कशन करेंगे। चाइना में क्या है, इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली हर 5 साल में होते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री की पार्लियामेंट को चुनने के लिए, कॉल्ड, जिसको कि आप क्या बोलोगे, क्वांगुओ रेनमिन डेबियाओ दहुई, जिसको कि क्या बोल सकते हो, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर एनपीसी के हाथ में ये पावर होती है टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कि वहाँ पर वो किसको
अपॉइंट करें देश के प्रेसिडेंट को। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, और इसमें लगभग कितने मेंबर्स हैं? 3000 मेंबर्स हैं जो कि पूरे चाइना से चुने जाते थे। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो जिनको किन के द्वारा चुना गया? आर्मी के द्वारा। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शन कॉन्टेस्ट से होने से पहले अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चीफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी कैंडिडेट जो कि इलेक्शन लड़ रहा है उसे किससे अप्रूवल लेने की आवश्यकता पड़ती है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और केवल वो लोग जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, और 8 स्मॉलर पार्टीज और दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के एलिटुइट्स, वेट अ मिनट बेटा, एलिटुइट वर, और छोटी छोटी पार्टियों के जो मेंबर हैं एलिटुइट वर जो कि इनसे जुड़ी हुई हैं, अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वो परमिशन देते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराने की, हेल्ड इन 2002 और 2003, जो कि 2002-3 में हुआ। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। गवर्नमेंट हमेशा बनाई जाती है किन के द्वारा? आप कह सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, हालांकि इसकी स्वतंत्रता 1930 में अब आप देखो बेटा, अनदर एग्जाम्पल देखो। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। इंडिपेंडेंस के बाद से ही, इनको इंडिपेंडेंस कब मिली? 1930 में। मैक्सिको ने तब से इलेक्शन हर 6 साल में कराया, क्या करने के लिए? अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। देश कभी भी नहीं रहा मिलिट्री और डिक्टेटर रूल में, बट until 2000 every election was won by a हर 2000 wait a minute बेटा, every election was won by a party called PRI, और यहाँ पर हर इलेक्शन किसके द्वारा जीता गया? PRI पार्टी के थ्रू, that means इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अपोजिशन पार्टी ने भी इलेक्शन कराया बट नेवर मैनेज टू विन, यानी अपोजिशन पार्टी ने भी पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उसने कभी भी इलेक्शन जीता नहीं। इलेक्शन हर बार कौन जीता था? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, और PRI जानी जाती थी कि वो बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यानी वो गलत तरीका इस्तेमाल करके इलेक्शन हमेशा जीत जाते थे। तो ये तो फॉर्मल बेसिस। अब इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, अपोजिशन पार्टीज दिस कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अपोजिशन पार्टी पार्टिसिपेट तो करती थी लेकिन कभी भी जीत नहीं पाती थी क्योंकि PRI हमेशा डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करके इलेक्शन जीत जाते थे। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, और वो सभी लोग जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉयड होते थे, हैड टू अटेंड टू इट्स पार्टी मीटिंग, उन सभी को इनकी पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ता था। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते थे, यूज टू फोर्स पेरेंट्स, उन्हें पेरेंट्स को फोर्स करना पड़ता था कि वो किनको वोट दें? PRI को वोट दें। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया इग्नोर कर देती थी उन कार्यों को जो कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज अपनाती थी, एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, बस एक ही काम करती थी मीडिया कि वो उनको क्रिटिसाइज करती थी, उनकी आलोचना करती थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कई बार तो ये ऐसा करते थे कि जो पोलिंग बूथ्स होते थे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर देते थे इन द लास्ट मिनट, बिल्कुल लास्ट मिनट में, विच मेड इट डिफिकल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था जनता के लिए टू कास्ट देयर वोट्स, क्योंकि उन्हें तो पता था कि हमारा पोलिंग बूथ इस जगह पर है, हमें यहाँ वोट कास्ट करने जाना है, लेकिन अचानक लास्ट मोमेंट पे वो पोलिंग बूथ चेंज हो जाता था जिससे बहुत सारे वोटर्स वोट डालने नहीं जा पाते थे। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी, PRI बहुत पैसा खर्च करता था इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका अभियान चलाने में, यानी कहीं ना कहीं उनका प्रचार करने में। शुड वी कंसिडर इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो इलेक्शंस जिनके एग्जाम्पल आपने ऊपर देखे अपने रूलर्स को चुनने के, रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस, इस तरह के एग्जाम्पल्स पढ़ के तो हमें ऐसा लगता है डेट वी कैन नॉट, कि हम नहीं चुन सकते अपना सही लीडर। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, चाइना में इलेक्शंस लोगों को एक सही चॉइस नहीं देते, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी, उन्हें रूलिंग पार्टी को ही चुनना पड़ता है, एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव बाय इट, और उन लोगों को चुनना पड़ता है जो कैंडिडेट्स
उनके द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, जिनको परमिशन दी जाती है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या आप इसे चॉइस कह सकते हैं कि आपके सामने चुने हुए प्रतिनिधि लाकर खड़े कर दिए जाएं, आपकी मर्जी नहीं भी है तो भी आपको उनमें से ही किसी को चुनना पड़े। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, अगर आप मैक्सिकन एग्जाम्पल, मैक्सिको का एग्जाम्पल देखा होगा आपने, पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस, लोगों को चॉइस तो मिली बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, लेकिन वास्तव में उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। देयर वॉज नो वे, कोई उनके पास तरीका नहीं था। द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, कि वहाँ पर रूलिंग पार्टी को हराया जा सके। किसको हराया जा सके? पीआरआई को, क्योंकि पीआरआई क्या करती थी? डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करके जीत जाती थी। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, और कोई तरीका नहीं था जिससे कि रूलिंग पार्टी को क्या किया जाए? हराया जा सके। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, चाहे जनता उनके खिलाफ भी होती तब भी कोई तरीका नहीं था। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, और आप इस तरह के इलेक्शंस को फेयर इलेक्शंस नहीं कह सकते हैं। वी कैन दस ऐड अ सेकेंड फीचर टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हमने फर्स्ट फीचर हमारा क्या था कि जो फाइनल पावर होनी चाहिए वो इलेक्टेड मेंबर्स के पास होनी चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन को पढ़ते हुए हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि डेमोक्रेसी किस चीज़ पर आधारित होनी चाहिए? स्वतंत्र इलेक्शन होना चाहिए, सही इलेक्शन होना चाहिए, वेयर दीज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांसेस ऑफ लूजिंग, जिससे कि जो प्रेजेंट में पावर में हैं उनको भी इलेक्शन हारने का डर हो, या वो इलेक्शन हारे और दूसरा प्रतिनिधि चुना जा सके। तो फर्स्ट फीचर हमारा पहले हमने पढ़ा था, और सेकंड कंक्लूजन आफ्टर रीडिंग सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स वी हैव टू कंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ तक आकर हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यहाँ पर कंक्लूड करी। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम 1 person 1 vote 1 value।